गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिविल सब पे। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे द हिंदू कैरिटोरियल्स, बहुत सिंपल और बहुत लूसिड फॉर्म में। ये मैं हूँ आपका दोस्त, आपका मित्र नवीन भाटी, और ये मेरा यूपीएससी का एक्सपीरियंस है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला एडिटोरियल है द रोड फ्रॉम लद्दाख इज़ पेव्ड विद डिसरप्शंस। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा एडिटोरियल है। इसमें ये बताया है कि लास्ट ईयर जब इंडिया और चाइना का बॉर्डर टेंशन स्टार्ट हुए थे, तब से अब की क्या कंडीशन है, कोविड-19 की वजह से इंडिया की जियोपॉलिटिक्स में क्या डिफरेंस आया है, कहाँ कहाँ हमने मात खाई है, और जो कोविड रिलीफ जो मिल रहा है चाइना की तरफ से वो क्या स्थिति है, वो किस किस उसमें है, फॉर्म में है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। देखिए, पहली चीज़ कि 1 साल हो गया करीब करीब पहले, जो आज से अब से 1 साल पहले बॉर्डर पे टेंशन स्टार्ट हुई थी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, देखिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इंडिया चाइना की, और लाइन ऑफ कंट्रोल है इंडिया पाकिस्तान की। ठीक है, इसमें क्या है, तो पहले उसको एज अ के रूटीन है, हमेशा टेंशन होती रहती है, इसको डिसमिस कर दिया गया। बट मिड जून 2020 में सडनली गलवान क्लैश में इंडिया के 20 सोल्जर्स ने शहादत प्राप्त की, जिसमें बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू भी थे। कर्नल संतोष बाबू, तब बहुत उसके बाद बहुत एकदम टेंशन उठ गई थी। ठीक है, अभी जो गलवान क्लैश के बाद जो टेंशन स्टार्ट हुई थी, ये गलवान वाली तो हो गई थी, ये तो रिजॉल्व हो गई थी मिड जून तक, ये मिड जून में हुआ था, उसके बाद ये तो रिजॉल्व हो गई थी कुछ वीक्स में। पर इसके बाद जून के बाद अगस्त में इंडिया ने जो कैलाश रेंज की कुछ जो एडवांटेजियस हाइट्स थी उनके ऊपर कॉन्कर कर लिया। ठीक है, अब जब इनके ऊपर कॉन्कर किया तो इंडिया एडवांटेजियस पोजीशन में आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये किसके थ्रू किया था आपको याद होगा, SFF के थ्रू, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जो हमने तिब्बती जो रेफ्यूजीज़ हैं उनकी एक जो स्पेशल फोर्सेस बनाई हुई है यूनिट, उसके थ्रू हमने ये कॉन्कर किया था। ठीक है, अब ये है अगस्त एंड 2020 की बात। तो उसके बाद अब हम जो लेटेस्ट आया था कि फरवरी 21 में इंडिया ने ये डिसाइड किया, बोथ इंडिया एंड चाइना बोथ डिसाइडेड दैट वी विल डिसएंगेज, अब क्यों ऐसा डिसएंगेज किया, डिसएंगेज कहाँ से, पहली चीज़ कहाँ से, नदर्न बैंक ऑफ द पेंगोंग लेक, एंड सेकंड कैलाश रेंज। कैलाश रेंज में तो क्या किया था, कैलाश रेंज में तो हम एडवांटेजियस पोजीशन में थे, और पेंगोंग लेक के नदर्न बैंक पे कौन एडवांटेजियस पोजीशन पे था, वहाँ पे चाइना एडवांटेजियस पोजीशन में था। अच्छा, हमारी 7 जगह पे जो टोटल टेंशन थी, जो सैटेलाइट इमेज से पता लगा था, एक तो देवसांग प्लेन थे, एक गलवान, एक गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स, नदर्न बैंक ऑफ पेंगोंग सो एंड कैलाश रेंज, एंड लास्ट इज टेमचौक। ठीक है, तो 7 जगह टेंशन थी, जिसमें एक पे चाइना एडवांटेजेस में था, नदर्न बैंक ऑफ पेंगोंग सो लेक, और इंडिया एडवांटेजेस पोजीशन में था कैलाश रेंज पे। ठीक है, अब हमने क्या किया, जब हमने डिसएंगेजमेंट का डिसीजन लिया अभी फरवरी 21 में, तब एक बात इसमें ये थी, जॉइंट नोट में आई थी कि 48 आवर्स के अंदर अंदर वी विल एड्रेस एंड रिजॉल्व ऑल अदर रिमेनिंग इश्यूज। ये भी कहा गया था कि रिमेनिंग इश्यूज जो हैं वो भी 48 आवर्स के अंदर अंदर हम एड्रेस कर देंगे। ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ। अभी 9 अप्रैल को जो मीटिंग हुई थी उसमें द चाइनीज़ हैव रिफ्यूज्ड टू इवन डिस्कस द रिमेनिंग इश्यूज। ठीक है, तो इससे अपनी पोजीशन वीक पड़ गई। हमें जो लेवरेज मिला था, हमें लेवरेज कहाँ मिला था, हमें लेवरेज मिला था कैलाश रेंज में, वो हमने खो दिया। किसके लिए खो दिया, पेंगोंग सो के लिए खो दिया। ठीक है, पेंगोंग सो के लिए खो दिया हमने। अब इसमें क्या है, पहले इंडिया की पोजीशन ये थी कि हम डिस्कस करेंगे तो सारे के सारे इश्यूज एक साथ डिस्कस करेंगे। डिसएंगेजमेंट होगा, अगर डिसएंगेजमेंट होगा तो सारी लोकेशन से होगा। ठीक है, पर इंडिया ने अपना जो स्टैंड क्या कर दिया, वो रिवर्स कर दिया, रिवर्सल ऑफ द स्टैंड। ठीक है, इसका मिलिट्री रैशनल ये था कि भाई जो गलवान है, जो लद्दाख है, इस समय लद्दाख में इंडिया और चाइना के जो टैंक्स हैं, टैंक्स एंड आर्मी, ये एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं, और कभी भी सिचुएशन एक्सप्लोसिव हो सकती है। इट कुड टर्न एक्सप्लोसिव एनी टाइम, इट कुड टर्न एक्सप्लोसिव एनी टाइम। तो इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए हमने क्या डिसीजन लिया कि ठीक है, हम दोनों, आप पेंगोंग सो लेक से जो है डिसएंगेज कीजिए, हम क्या करते हैं, पीछे हटते हैं कैलाश रेंज से। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, इससे हमारी वीकनेस हो गई, क्योंकि वी रेस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ टू आवर ओन साइड ऑफ LAC इन कैलाश रेंज। ठीक है,
एंड पॉलिटिकली नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट सीम्ड, अच्छा हम ये क्या दिखाना चाह रहे थे कि भाई कैलाश रेंज से हम हटे हैं और पैंगोंग सो लेक से चाइना हटा है, तो दैट वॉज डन टू गिव एन इम्प्रेशन दैट वी हैड अ वेरी रेस्पेक्टफुल एग्जिट, कि हमने एक रेस्पेक्टफुल एग्जिट लिए कि भाई हाँ एक जगह हमने छोड़ी एक जगह उन्होंने छोड़ी। बट अब इसमें जो एक्चुअल कंडीशन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअल कंडीशन ये है कि अब जो है ये फरवरी 2021 की बात है, अब मई में क्या हुआ है, 3 महीने बाद कंडीशन ये है कि जो हमारे स्टेटस क्यो एंटे, मतलब जो 2 अप्रैल 2020 जब टेंशन स्टार्ट हुई थी उससे पहले की जो कंडीशन थी वो अभी नहीं पहुंची है। इंडियन आर्मी की जो पेट्रोलिंग यूनिट्स हैं दे आर नॉट अलाउड टू पेट्रोल, कहाँ पे, कैलाश रेंज में एंड नदर्न बैंक ऑफ पैंगोंग सो, दोनों में उनको पेट्रोलिंग के राइट्स नहीं हैं। तो ठीक है, देखिए ये चीज़ हम बात कर गए। अच्छा अब हम दिस इज़ फैक्ट कि अभी जून, जब मिड जून 2020 में जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें कर्नल संतोष बाबू एंड 19 अदर इंडियन आर्मी पर्सनस मार्टियर हुए थे, उसके बाद से कोई भी डेथ नहीं हुई है। सितंबर 2020 के बाद कोई भी गोली नहीं चली है, पर फिर भी इंडिया एंड चाइना के बीच में कंडीशन इतनी अनस्टेबल एंड इतनी अनसूटेबल हैं कि किसी भी वक्त ये जो होप ऑफ ट्रैंक्विलिटी है ख़त्म हो सकती है, गोलियाँ चल सकती हैं। ऊपर से सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, अंदर से टेंशन सिमरिंग हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो कोविड-19 है, कोविड-19 ने इंडिया के जियो पॉलिटिक्स को कैसे बदल दिया। देखिए अब बॉर्डर पे तो जो कंडीशन चल रही है हमारी, बॉर्डर पे तो कंडीशन हमारी ऑलरेडी ट्रिकी चल रही है। बॉर्डर पे तो इंडो चाइना टेंशन है, ठीक है। अब इंटरनेशनल स्टैंडिंग में भी क्या हो गया है कि जब कोविड आया, कोविड ने जो इंडिया की जो एस्पिरेशंस हैं कि एज अ रीजनल पावर, जो हमारी उठने की एज अ रीजनल पावर, एज अ ग्लोबल पावर, वो हमारी डेसिमेट कर दी। क्यों कर दी? बिकॉज कोविड-19 dashed our geopolitical concern due to devastation caused by mismanagement। अब वो कैसे हुई, अब हम देखते हैं। देखिए हमें क्या करना है कि हम लोकल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे चाइना को कन्फ्रंट करते हैं, हम न्यूट्रलाइज इक्वलाइज करते हैं। कैसे? अब देखिए हमने, इंडिया ने क्या किया था, वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम स्टार्ट किया था हमने, क्योंकि बिकॉज इंडिया एस्पायर्स टू बी रीजनल लीडर एज वेल एज अ ग्लोबल लीडर। तो साउथ एशिया में जितने छोटे छोटे देश हैं सबको हमने वैक्सीन देने का प्रोग्राम स्टार्ट किया टू काउंटर द चाइनीज़ वैक्सीन डिप्लोमेसी स्टार्ट किया हमने। बट लेकिन जब उसके बाद खबरें आने लगी कि इंडिया के अंदर कितना डिवास्टेशन हो रहा है और इंडिया के अंदर कितने भयानक सीन क्रिएट हो रहे हैं, तो इंडिया डिसाइडेड टू होल्ड बैक हुआ। तो इससे क्या हुआ, इंडियाज स्टैंडिंग इन द इंटरनेशनल एंड द रीजन में जो लोकल लेवल पे वो हिट हो गई। तो देखिए इट कास्ट डाउट्स फॉर इंडिया रिलायबिलिटी एज अ पार्टनर। वो लोग सोचने लगे कि भाई इंडिया तो रिनिगेट कर गया अपने प्रॉमिस से, पहले कहा था हम देंगे, उसके बाद वापस हो गया, ठीक है। अच्छा तो जब ये अपने प्रॉमिस ही हो गया तो ये क्या पावर बनेगा टू काउंटर चाइना, तो इंडियाज स्टैंडिंग हिट। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो न्यू दिल्ली जो है क्वाड में, अब क्वाड क्या है, क्वाड एक देखिए ऐसा होता है जो है इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, इन चारों ने मिलकर क्वाड बनाया। टू व्हाट? टू काउंटर चाइना इन इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए क्वाड बनाया गया था ये। अब इस क्वाड में चूंकि इंडिया जो है फार्मास्यूटिकल का बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड में, तो यहाँ पे इंडिया के पास मौका था कि वो लीडर बने, क्वाड में लीडर निकल के आए। एंड क्वाड हैज़ प्लेज्ड टू गिव 1 बिलियन डोजेस, ठीक है, थ्रू आउट द इंडो पैसिफिक टू काउंटर चाइनीज़, ठीक है। अब इंडिया ने तो वैक्सीन का एक्सपोर्ट रोक ही दिया है बिल्कुल भी, उसको तो खुद के लिए ज़रूरत पड़ रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इंडिया हैज़ लॉस्ट दिस। तो इसमें क्या था, विद इंडिया नाउ ट्राइंग टू इम्पोर्ट वैक्सीन फॉर इट्स ओन पॉपुलेशन, हम तो खुद ही इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट की तो बात ही छोड़ दो, एंड रिनीजिंग ऑन इट्स कमिटमेंट टू अदर पुअर कंट्रीज अंडर गवी। व्हाट इज गवी? गवी इज ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, ठीक है। कोवैक्स की स्कीम, द प्रपोजल नाउ सीम्स टू बी ऑन वीक फुटिंग, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, तो इंडिया हैज लॉस्ट ऑन व्हाट, एक जो प्रोजेक्ट मैत्री वैक्सीनेशन है उसमें हम वीक पड़ गए, सेकंड क्वाड का जो था उसमें हम वीक पड़ गए। नाउ थर्ड क्या है, अच्छा हाँ, इसमें क्या था, इट हैज़ रिड्यूस इंडियाज इंटरनेशनल ऑरा एंड इट स्टैंडिंग ऑन क्वाड एंकर। स्टैंडिंग क्वाड, हम जो क्वाड के जो एंकर बन सकते थे वो हमारी स्टैंडिंग में से हिट हुई है। चलो थर्ड पॉइंट इज, अब चूंकि एक वीकर इंडिया हो गया है, भाई इंडिया क्या है इस समय, वीक कंडीशन में है, ठीक है, वीक में है, तो नेचुरल है कि इंडिया विल सीक यूएस,
जब भी चाइना से प्रेशर के ऊपर या चाइना से कोई बात होगी तो इंडिया विल टेक द सपोर्ट ऑफ यूएस टू काउंटर चाइना, ठीक है। अब चाइनीज़ लोगों के अंदर ये प्रिजम्पशंस है कि इंडिया जो है हमेशा चाइना यूएस का पिछलगू है, और इंडिया कोई भी काम करता है उसके पीछे यूएस होता है, ये चाइनीज़ के अंदर प्रिजम्पशन है। अब चूंकि अब इंडिया ले ही रहा है एक्टिव सपोर्ट यूएस का होगा, और यूएस और चाइना के रिलेशंस आपस में पहले से ही क्या हैं, बहुत स्ट्रेंड हैं। तो ये जो प्रिजम्पशन है ये इंडो चाइना रिलेशंस को और ज़्यादा स्ट्रेन कर देगा, बिल्कुल। सो मोर डिपेंडेंस ऑन यूएस टू काउंटर चाइना एंड दैट विल फर्दर स्ट्रेन इंडो चाइना रिलेशंस। समझ में आ गया बात। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए अब गलवान के बाद 2 फ्रंटियर खुल गया मामला, ठीक है ना, 2 फ्रंटियर थिएटर खुल गया है। देखिए पाकिस्तान और चाइना के साथ हमारा गलवान के बाद टेंशन सिमर हो रही है, बहुत टेंशन बढ़ गई। पाकिस्तान के साथ हमने यूएई स्पॉन्सर्ड पीस प्रोग्राम किया था, ठीक है, यूएई स्पॉन्सर्ड पीस प्रोग्राम था। इस पीस प्रोग्राम में ये था कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों क्या करेंगे, सीज फायर करेंगे। पर इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट और थी कि इंडिया विल टॉक ऑन कश्मीर के ऊपर नेगोशिएशंस होंगे, बातें होंगी, बायलैटरल टॉक्स होंगे, ठीक है। अब क्या है, इंडिया के अंदर अभी तक कोई पॉलिटिकल एनवायरनमेंट तो इसके प्रति बनाई नहीं है कोई भी टॉक्स का, तो इसकी तो बात ही छोड़ दो। यही चीज़ पाकिस्तान को परेशान कर रही है। अब 2 चीज़ देखिए आप इसमें कि एक तो पाकिस्तान का जो नेचर है वो वैसे ही बहुत क्या है, अनट्रस्टवर्दी है। दूसरा, इंडिया वीक पड़ रहा है। तीसरा, चाइना असर्टिव हो रहा है। एंड चौथा क्या है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, बट दिस पीस आल्सो सीम्स टू फ्लाउंडिंग, इसलिए पीस डील जो है बेकार होने की उम्मीद लग रही है। क्यों? क्योंकि स्टेप्स ऑन कश्मीर जो प्रॉमिस किए गए थे इंडिया ने, वो भी किए ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात क्या है जो मैं कहने वाला था कि पाकिस्तान को प्रेडिक्ट करना बहुत ही हार्ड है। इट इज़ वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि एक तो देखिए ना, कंडीशन देखिए, इस समय इंडिया वीक पड़ रहा है, यूएस ने अफगानिस्तान से विड्रॉल कर लिया है। अफगानिस्तान को पाकिस्तान क्या समझता है, अपना बैकयार्ड समझता है कि यहाँ की जो जियोपॉलिटिक्स है, ठीक है, वो किसके अंडर में आनी है, पाकिस्तान ये मानता है कि ये हमारे अंडर में है। यहाँ की जो जियोपॉलिटिक्स है, यहाँ की जियोपॉलिटिक्स हमारे अंडर में है, ठीक है, ये मानता है। तो इसलिए वहाँ से एम्बोल्डन हो गया, पाकिस्तान इज़ एम्बोल्डन नाउ, ठीक। इंडिया वीक है, चाइना असर्टिव है, इसलिए जो है चांसेस हैं कि पाकिस्तान इस पीस डील से फ्लाउंडर कर जाएगा, ठीक। नाउ व्हाट, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द चाइनीज सप्लाई। अब इस कोविड-19 में पूरा वर्ल्ड जो है इंडिया को एड दे रहा है, ठीक है। सब के सब क्या कर रहे हैं, इंडिया को डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे रहे हैं, जबकि चाइना क्या कर रहा है, प्राइवेट कंपनीज एंड डोनेशंस दे रहा है, ठीक है ना, जैसे कि रेड क्रॉस को एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ को दे दिया। बाकी सब देश डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, जो चाइनीज़ मीडिया है वो क्या हो रही है, वो अपने वहाँ इशू कर रही है कि वी चाइना इज़ हेल्पिंग इंडिया, वेयरएज इंडिया क्या शो कर रहा है कि इंडिया ये कह रहा है कि दीज आर द लार्जली कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन द प्राइवेट कंपनीज। मीन्स ये क्या है कि हम एक दूसरे के ऊपर स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना ये कोशिश कर रहा है कि ये दिखाए कि भाई वी आर हेल्पिंग आउट इंडिया, इंडिया इशू कर रहा है कि नो, यू आर नॉट हेल्पिंग आउट, इट इज़ जस्ट अ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन चाइनीज कंपनी एंड इंडियन कंपनी, फिनिश्ड, ठीक है। बट वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट इंडिया इज हैविली डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर क्रूशियल मेडिकल सप्लाईज। अभी वहाँ से जो क्या बोलते हैं, अभी वहाँ से जो वाई एयरलाइंस के थ्रू भी सामान बहुत मंगाया गया था, इसमें बहुत ड्रामा हुआ था, ठीक है। अब इसका जो कंक्लूजन ये है कि जो कोविड-19 जो पेंडेमिक है, इट हैज़ गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटी एंड प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया एंड चाइना बोथ टू वर्क टुगेदर, ठीक है। बट बोथ गवर्नमेंट्स हैव फोकस मेनली ऑन द पॉइंट स्कोरिंग, जो मैंने बताया था अभी कि चाइना कह रहा है हम हेल्प कर रहे हैं, इंडिया कह रहा है कि नहीं भैया नहीं, ये तो केवल प्राइवेट कंपनीज़ का कॉन्ट्रैक्ट था आपस में, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, जो फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि न्यू दिल्ली तो ये बात कहती है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो भी होगा उसमें जो बॉर्डर इश्यूज़ होंगे, बॉर्डर इश्यूज़ जो हैं वो सेंट्रल टू बायलैटरल रिलेशनशिप, सेंट्रल टू बायलैटरल रिलेशनशिप। जबकि चाइना क्या कहता है, चाइना ये कहता है कि बायलैटरल रिलेशनशिप क्या है, वो अलग है, बॉर्डर इश्यूज अलग हैं, बोथ आर
डिफरेंट कंपार्टमेंट से। इंडिया कहता है कि बोथ आर बाई सेम, मतलब दोनों जुड़े हुए हैं। जब हम इसकी बात करेंगे तो इसकी बात ऑब्वियस है ही है, ठीक है ना। तो इसमें दिस इज द डिफरेंस, ये देखिए आप, ये देखिए दिस इज द डिफरेंस, ठीक है ना, कि न्यू दिल्ली हैज टेकन पोजिशन दैट द बॉर्डर इशू इज सेंट्रल टू बायलैटरल रिलेशनशिप। दिस रन कॉन्ट्ररी टू बीजिंग्स आर्ग्यूमेंट दैट बाउंड्री क्वेश्चन कैन नॉट बी सीन एज अ होल ऑफ द बायलैटरल रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसका जो सार है ये है कि इट इज़ क्लियर दैट चाइना इंडिया बायलैटरल रिलेशनशिप is moving into a zone of increasing disruptions and attendant risk of conflagration on the disputed border। तो समझ में आ गया कितना इसने प्यार से सब चीज़ समझा दी हमको कि गलवान से क्या स्टार्ट हुआ था, फिर चाइना ने एज कहाँ ले ली, पेंगोंग त्सो में ले ली, हमारे पास एज कहाँ थी, कैलाश रेंज में थी, फिर क्यों हमने डिसएंगेज कर दिया, उसके बाद प्रेजेंट कंडीशन क्या है कि अभी तक हमें पेट्रोलिंग राइट्स भी हमारे रिस्टोर नहीं हुए, स्टेटस क्यो एंटे ऑफ अप्रैल 2020। फिर उसके बाद इसने बताया कि अब जो कोविड-19 है उससे हमारी जियो पॉलिटिक्स जो है उससे कैसे इम्पैक्टेड हुई है, फिर चाइनीज सप्लाई के बारे में बताया, ठीक है। नाउ सेकेंड इज इट्स टाइम, इट इज़ गेटिंग फ्रॉम बेड टू वर्क फॉर वुमेन वर्कर्स। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको जो है किससे होगा, ये आपको मेंस पर्सपेक्टिव में और इंटरव्यू में आपको जो है मेंस और आपको इंटरव्यू, इन दोनों में आपको ये बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। हाँ, प्रीलिम्स में इसके डाटा का कोई इतना मतलब नहीं है। तो देखिए कोविड-19 में सबको पता है ये लॉकडाउन रहा था, इकनॉमी ज़बरदस्त इसमें हिट हुई है, इकनॉमी बहुत ज़बरदस्त हिट हुई है। तो इसमें जो है लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो हुआ है जी। तो इसमें जो लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है, इसमें विमेन जो हैं वो वर्स्ट हिट हुई हैं। अब हम ये डिस्कस करेंगे इसमें कैसे। पहले हम बात करेंगे डाटा के ऊपर कि भाई डाटा क्या शो कर रहे हैं, बिकॉज डाटा इज़ एवरीथिंग, डाटा जो दिखा देगा वो क्लियर है मामला, ठीक है। उसके बाद फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द स्टेप्स दैट कुड बी टेकन टू मिनिमाइज द लॉस नाउ, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि प्री कोविड टाइम पे जो वर्किंग एज है, उस वर्किंग एज में अगर 100 लोग हैं, 100 मेल हैं, तो उसमें 75 मेल को काम मिल जाता है, एम्प्लॉयड हैं। जबकि वीमेन अगर 100 हैं वर्किंग एज में, तो उनमें से केवल 18 को ही एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ठीक है। अब लॉकडाउन में क्या हुआ, ड्यूरिंग लॉकडाउन में अगर 100 लोग थे तो उनमें से 61 लोगों की नौकरी पे कोई भी बात नहीं आई, 61% मेल वर अनअफेक्टेड। जबकि ये जो सिक्योरिटी थी, जॉब सिक्योरिटी जो थी, ये जो जॉब सिक्योरिटी थी फीमेल में, ये केवल जो है 19% के लिए थी। आप देखिए कि 18% तो जो हैं वर्किंग है, उस 18% का 19% की जॉब सिक्योरिटी थी, मतलब इस 18% का 81% जो है उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं थी बिल्कुल भी, ठीक है। अब जॉब चली गई है आपकी, तो फॉल बैक ऑप्शंस क्या थे। फॉल बैक ऑप्शंस में आप देखिए कि जो मैन थे उसमें 33% मैन को सैलरी वाली नौकरी ही दोबारा लग गई, ठीक है। ये था चांस कि भाई वो कम तनख्वाह पे लगी पर उनकी लग गई। 9% के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वॉज द ऑप्शन। जबकि सेम चीज़ फॉल बैक ऑप्शन भी आप कंपेयर कीजिए, विमेन के लिए कितने कम थे कि जो सैलरी जो जॉब लगी, सैलरी जॉब, वो केवल 4% विमेन की, और जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो ऑप्शन था वो केवल 3% विमेन के लिए था। तो आप देखिए कितना डिफरेंस है, स्टार्क डिफरेंस है कि कहाँ मेल के लिए 33% सैलरी और वुमेन के लिए 4%, मेल के लिए 9% सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और इनके लिए कितना है, 3% है। आप देखिए कितना स्टार्क डिफरेंस है। अच्छा, 50% वीमेन ने दे विड्रू फ्रॉम द वर्क फोर्स, और जहाँ की मैन की कंडीशन कितनी, केवल 11%। अब आप इसमें आप ये भी देखिए कि जो नए हैं, जो नए एंट्रेंट हैं, उसमें आप देखिए न्यू एंट्रेंट्स के लिए जो मैन आर लाइकली टू मोर टू गो फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस ज़्यादा आते हैं। जबकि न्यू एंट्रेंट में विमेन के लिए दे आर मोर लाइकली टू बिकम डेली वेज लेबरर। अब आप डेली वेज लेबरर में देखिए, अगर हम देखते हैं इसमें सितंबर से लेकर अक्टूबर तक का डाटा देखते हैं, तो एक डेली वेज लेबर वुमेन जो है वो 7,965 रुपये ऑन एन एवरेज कमा रही थी, और एक मैन जो मेल है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू 12,955 रुपये कमा रहा है, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट डबल। तो आप देखिए कि न्यू एंट्रेंट पे भी ऑलमोस्ट डबल, ठीक है। अच्छा, अब ये नौकरी
लॉस की बात करते हैं, किनकी गई। देखिए कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे वीमेन ज़्यादा हैं, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है। इसमें आप देखिए कि अगर 100 में से 20 लेडी वर्क कर रही हैं और हेल्थ में 100 में से 40 लेडी वर्क कर रही हैं, तो आप देखिए जब नौकरी गई है तो इसमें जो 100 लोगों की नौकरी गई है उसमें से 70 लोग फीमेल थी। अगर हेल्थ सेक्टर में 100 लोगों की नौकरी गई है तो 80 लोग फीमेल थे। इसका मतलब वीमेन टेंड टू लूज डिसप्रपोर्शनेटली, वीमेन टेंड टू लूज डिसप्रपोर्शनेटली कंपेयर टू मैन। अब देखिए कितना स्टार्क डिफरेंस है। अच्छा, इसके ऊपर आइए, सोने पे सुहागा है डोमेस्टिक वर्क। डोमेस्टिक वर्क इतना बढ़ गया है लेडीज़ का, फीमेल्स का। इसके तो ये तो क्या होता है कि समझ लीजिए आप अनपेड वर्क कराते हैं, ठीक है, ये तो अनपेड वर्क की तरह है। आप देखिए उनके घर, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्रीज फॉर द वीमेन, ठीक है। मैरिड वुमेन जो थी एंड वुमेन फ्रॉम लार्जर हाउस होल्ड्स दे वर लेस लाइकली टू रिटर्न टू वर्क। क्यों? क्योंकि बर्डन ऑफ केयर जो है वो बढ़ गया। बर्डन ऑफ केयर की वजह से जो मैरिड वीमेन थी या जो लार्जर हाउस होल्ड की वीमेन थी, दे टेंड टू गो टू रिज्यूम देयर वर्क वेरी लेस, चांसेस वर देयर, ठीक है। अच्छा, ये देखिए जो फरवरी मार्च में जो उनका 10 से 20% जो वीमेन थी वो 2 से 4 घंटे जो है अपना रिपोर्ट करती थी कि भाई हमारा जो है 2 से 4 घंटे के आसपास घर के कामों में लगता है। अच्छा, ये जो शेयर है ये आधी वीमेन का हो गया, 50% बाई सितंबर। आप देखिए कहाँ 10 से 20%, मतलब 100 में से केवल 20 या 15 लेडी ही कहती थी कि हमारे 2 से 4 घंटे लगते हैं। 6 महीने में ही आते आते ये फिगर 50% का हो गया। तो आप देखिए कि यहाँ पे तो जो है इनका समय बढ़ गया है। ये तो डोमेस्टिक आवर्स बढ़ गए। डोमेस्टिक वर्क के जो आवर्स हैं ये तो 10-20% से सीधा कितने हो गए, 50% तक हो गए। पर लेकिन क्या इससे इनके ऑफिस आवर्स में फ़र्क पड़ा? नहीं, ऑफिस आवर्स तो सेम है। इसका मतलब वुमेन की टेंशन, स्ट्रेस बहुत हैवी तरीके से बढ़ गया, ठीक है। अब करा क्या जाए, व्हाट शुड बी डन देन? तो इसमें बहुत अच्छे इन्होंने जो है एग्जाम्पल दिए, बहुत सजेशंस दिए हैं। जैसे MG नरेगा है। MG नरेगा इज वॉज अ गुड टूल टू एलिवेट पॉवर्टी। उसमें विमेन का बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है। तो इसको क्या करें, एक तो एक्सपेंड कीजिए, इसको एक्सपेंशन कीजिए इसका, ठीक है। तो क्या कीजिए, एक्सपेंशन इसका बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जय ये MG नरेगा तो क्या है, ये रूरल क्षेत्र में था। तो ऐसा ही क्या है, एक हमें ऐसा ही कोई प्रोग्राम हमें अर्बन में चाहिए। अर्बन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम कुछ इस तरह का चाहिए, ठीक। गुड सजेशन, गुड। सेकंड थिंग क्या है कि भाई विमेन कहाँ पे काम ज़्यादा करने, जैसे कम्युनिटी किचन्स हैं हमारे, ठीक है। हमारे इनको क्या करें, कम्युनिटी किचन को खोलिए, सेट कीजिए। प्रायोरिटाइजिंग द ओपनिंग ऑफ स्कूल्स में ज़्यादातर लेडीज़ होती हैं, आंगनवाड़ी वर्कर लेडीज़ होती हैं, ठीक है। एंड एंगेज विद सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स किट को। तो इसमें विमेंस को क्या दीजिए, आप प्रायोरिटी दीजिए, इनको खुलवाइए। इसमें क्या होगा, इनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इनकी सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ी जाएगी, सेल्फ डिपेंडेंसी इनकी हो जाएगी, ठीक है। थर्ड चीज़ बहुत ही अच्छी है कि कोविड, जैसे हम क्या करते हैं, किसानों को देते हैं, किसान सम्मान निधि के तहत 2000 रुपये हर 3-4 महीने देते हैं। ऐसी कोविड हार्डशिप अलाउंस, इनकी नौकरी चली गई है तो उसको 5000 पर मंथ फॉर 6 मंथ्स, नॉट फॉर द लाइफ टाइम बट फॉर द 6 मंथ आप दीजिए इनको। अच्छा, किसको देंगे इनमें, सारे लेडीज़ को देंगे? नहीं, जो सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हैं या जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं इनको आप दीजिए, ठीक है। अच्छा, एक और अच्छा दिया है, इसने ये कहा है कि ये तो भाई हो गया सुपरफिशियल, एक होता है कि अंदर से वार करना सिस्टेमिक, जो सिस्टम के अंदर दिक्कतें हैं, जो सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप एड्रेस कीजिए और रिमूव कीजिए। अब सिस्टेमिक एड्रेस कैसे करेंगे? अब हम सबको पता है कि नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जो है दैट इज़ इन वर्क्स, ठीक है। तो जो सिस्टेमिक प्रॉब्लम है कि जो विमेन जो है जो कंस्ट्रेंट्स हैं अराउंड द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन वर्कफोर्स जो हैं, उनको आप जो है क्या कीजिए, आप एड्रेस कीजिए और उनको आप जो है उनके ऊपर काम कीजिए, ठीक है। और बहुत अच्छा एक 5वां है, इन्होंने बहुत अच्छा दिया है कि यूनिवर्सल बेसिक सर्विस प्रोग्राम आप स्टार्ट कीजिए। यूनिवर्सल बेसिक सर्विस प्रोग्राम। अब बेसिक सर्विस जो है अगर आप उसे यूनिवर्सल कर देंगे तो इसका मतलब तो ये कि आपको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़बरदस्त आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, चाइल्ड एंड एल्डरली केयर हो गया है। अब आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे क्या होगा, आपको वैकेंसी भी भरेंगे आप, तो वीमेन का एम्प्लॉयमेंट भी बहुत होगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, दैट विल फिल द वैकेंसीज एज वेल एज इट विल
इंक्रीज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट। इससे क्या होगा, दिस कैन ब्रिंग वुमेन इनटू द वर्क फोर्स, नॉट जस्ट बाय क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट बट बाय ऑल्सो एलिवेटिंग सम ऑफ द डोमेस्टिक वर्क बर्डन्स। बहुत प्यारा इसमें एडिटोरियल था, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा अच्छे से। नाउ थर्ड इज द रीस्ट्रक्चरिंग द ट्रिब्यूनल सिस्टम। अच्छा, अब देखिए आप, अभी क्या हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो है अपना ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स, रैशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, ये ऑर्डिनेंस लेके आई है। इस ऑर्डिनेंस के थ्रू क्या किया है कि जो एपिलेट ट्रिब्यूनल्स हैं काफ़ी सारे इन्होंने क्या कर दिए हैं, ये एबॉलिश कर दिए हैं। और इनकी एबॉलिश करके इनकी पावर किसको दे दी है, जो एग्जिस्टिंग जो अदर जुडिशियल बॉडीज हैं इनको ट्रांसफ़र कर दी है। ठीक है, इसका बहुत विरोध हुआ एंड दिस ऑर्डिनेंस इज बीन चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, क्यों हुआ ये, इसका क्रिटिसिज्म के लिए ये एडिटोरियल है। अच्छा, इसमें हम पहली चीज़ देखते हैं कि ये ऑर्डिनेंस का विरोध हो रहा है क्यों। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, कोई बिल होता है वो लोकसभा में जाता है, फिर वो बिल किस में जाता है, आपका राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद वो बिल प्रेसिडेंट के उसमें साइन होते हैं, एसेंट के बाद तब वो जाके लॉ बनता है। अब इन्होंने क्या कर दिया है, वहाँ पर डिस्कशन ना हो, गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म ना हो, तो उन्होंने देखा कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, इसको बाईपास करके डायरेक्ट प्रेसिडेंट मोड से इसको लगा दिया। ठीक है, इसलिए कि इट बाईपास द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, पहला क्रिटिसिज्म इसका ये है। ठीक है, इट बाईपासेस। सेकंड क्या है कि नो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन। आप देखिए कि भाई जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये फिल्म सर्टिफिकेशन एपिलेट ट्रिब्यूनल है, तो इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इसमें काम कर रहे हैं, जो इसके पार्टिसिपेंट हैं, जिस पे इसके होने या ना होने से बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, उनसे भी कोई कंसल्टेशन नहीं किया गया, नो कंसल्टेशन, जो कि गलत है। गवर्नमेंट कैन नॉट एक्ट लाइक ए डिक्टेटर। ठीक है, स्टेक होल्डर डिस्कशन शुड हैव बीन देयर, स्टेक होल्डर डिस्कशन होना चाहिए था। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज नो जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट। अब जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है कि किसी भी लॉ के चेंज होने से जुडिशरी के वर्कलोड और वर्क स्ट्रक्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। किसी भी लॉ से जुडिशरी के वर्कलोड और वर्क स्ट्रक्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसे बोलते हैं इम्पैक्ट असेसमेंट। तो नो जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट वाज कंडक्टेड, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कोगर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडिया बैंक केस में ये बोला था कि इस टाइप के असेसमेंट होने चाहिए, जो कि हम कह रहे हैं इसमें नो जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट वाज डन। ठीक है, अच्छा, अभी तक गवर्नमेंट ने कोई भी एनटीसी नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन नहीं बनाया था। अब ये क्या चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और इसके ऊपर पूरा एक क्वेश्चन बनता है मेंस में एनटीसी के ऊपर। ठीक है, अभी तक गवर्नमेंट ने कोई भी एनटीसी कंस्टिट्यूट नहीं किया था। एनटीटी आप समझ लीजिए कि बाप बॉडी ऑफ ऑल द ट्रिब्यूनल्स, जो उसको रेगुलेट करेगी। इट इज़ द अम्ब्रेला बॉडी। इट वॉज कंसीव्ड as an umbrella body for the which will control the functioning, which will control the appointment, which will take the disciplinary proceedings against the tribunals officials, and it will take care of the administration and infra needs of the tribunal, जो सब कुछ उनका देखेगी। और why it was needed, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्यों ज़रूरी था एनटीसी को बनाने को, why it was conceived। पहले देखते हैं कि when it was conceived, तो इसमें क्या था, firstly the idea of NTC was constituted in L. Chandra Kumar versus Union of India केस 1997 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए, सुनिए मेरी बात, इसको NTC बनाना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कि आप जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट को, किसी भी गवर्नमेंट को आप अकाउंट, उसकी अच्छी फंक्शनिंग के लिए उसको अकाउंटेबल होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल कौन करेगा, कब होगी गवर्नमेंट अकाउंटेबल, जब उसके ऊपर ओवरसाइट होगी, एंड दैट ओवरसाइट शुड बी इंडिपेंडेंट, दैट इज़ वेरी नेसेसरी। अगर ये ओवरसाइट इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर फ़ायदा ही नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, अब इसको इंडिपेंडेंट कैसे बनाएंगे आप, इंडिपेंडेंट तब बनेगी जब आप एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क बना देंगे जो उसकी इंडिपेंडेंस और उसकी इम्पार्शलिटी को प्रोटेक्ट करे। ठीक है ना, आप लॉ में ही बना दीजिए कि विद इन द लॉ ही कर दीजिए, आप इसको बाय लॉ कर दीजिए कि जो उसकी क्या करेगा, विच विल प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस एंड
impartiality of these tribunals. ठीक है, अब देखिए इंडिया में क्यों ज़रूरी है. इंडिया में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं उनके अपॉइंटमेंट होंगे अगर, या उनका रिमूवल होना है, ठीक है, उनके फाइनेंसिस की बात हो, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, उनके पर्सनल सिलेक्शन की बात हो, या रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे फंक्शनिंग, सब किसके हाथ में है, एग्जीक्यूटिव के हाथ में. तो एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस होना ही होना है. इसलिए हम चाहते हैं कि अगर एनटीसी होती तो उसके लॉ के ही अंदर जो है उसके अंदर ही पावर होती सबकी. तो जो एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का जो इंटरफेरेंस है वो ख़त्म हो जाता. ठीक है. सो एनटीसी मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड वाइड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और बी बैक्ड बाय स्टैट्यूट दैट गारंटीज इट्स फंक्शनल, ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. ठीक है. अच्छा, इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन अक्रॉस ऑल ट्रिब्यूनल. भाई जब एक ही बॉडी है, जब ये सिंगल बॉडी है एनटीसी, जो कि जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं उन सब के सब ट्रिब्यूनल्स को रेगुलेट करेगी, तो it will bring uniformity and it will also pave the way for the separation of administration and judicial functions of tribunals. बिल्कुल अच्छी बात. भाई जब सारे के देश के जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं वो सब के सब एक ही बॉडी के अंदर आ जाएंगे, सो दैट विल ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी इन द फंक्शनिंग ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड दैट वुड ऑल्सो pave the way for the separation of administrative and judicial functions of tribunals. ठीक है. थर्ड थिंग इज ड्यूटीज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड ओवरसाइट. ठीक है, वो फंक्शन करेगी एनटीसी. इससे क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ ट्रिब्यूनल्स बढ़ जाएगी. ठीक. नाउ फोर्थ पॉइंट, इट कुड फंक्शन एज एन इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट बॉडी. ये हमने डिस्कस कर दिया है यहाँ पे. फिफ्थ इज गिविंग एनटीसी द अथॉरिटी टू सेट मेंबर्स सैलरीज, अलाउंस एंड अदर सर्विस कंडीशन. ठीक है, तो ये हमने कह दिया है यहाँ पे. नाउ अब तक क्या है, जो ये ट्रिब्यूनल्स हैं अभी किसके अंडर हैं, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर होते हैं. ये होने किसके अंडर चाहिए थे इनका बाप एक्चुअल में, ये होना चाहिए था नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन होना चाहिए था. और हैं किसके अंदर, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर हैं. तो एक स्मूथ ट्रांजिटरी प्लान होना चाहिए फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री टू नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन में. ठीक है, जिससे कि इनके अंडर आ जाए और एक ये बॉडी कंस्टिट्यूट आए. तो इसलिए इसमें लिखा है सीरियस थॉट प्लस पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर होना चाहिए, so that the government could constitute NTC. तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एडिटोरियल पसंद आए होंगे और समझ में आए होंगे बहुत आसानी से, और हम इस अपने सफ़र को जारी रखेंगे. क्षमा चाहता हूँ मैं कुछ समय तक नहीं आ पाया था, अब रेगुलर रहेंगे. धन्यवाद.